नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्रश्नावली जो 4.3 रनिंग में थी उसके बारे में ही। और आज हम यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो प्रश्न संख्या जो 5 है, इसमें पहले आप प्रश्न को अच्छे से समझ लें कि किस प्रकार से प्रश्न में अपने को भाषा दी गई है, क्या कहा गया है। उसके बाद में जो उसका सॉल्यूशन है उसको समझाने का काम हम लोगों का है, वो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन वाले घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन वो समय पे मिल पाए। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। पहला जो सेंटेंस है इसमें ये बताया गया है कि शेफाली नाम की कोई विद्यार्थी है, उसने गणित और अंग्रेजी दोनों में मिला करके अंकों का जो उनका योग है वो है 30 है। अंग्रेजी में और गणित दोनों में उसने जितने अंक प्राप्त किए उनका योग 30 है। इस सेंटेंस में ये समझना होगा कि योग जो 30 है उसमें अंग्रेजी और गणित दोनों के अंक शामिल हैं। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, ये दूसरी कंडीशन आ रही है कि पहले उनको जितने अंक मिल रहे थे गणित और अंग्रेजी में, यदि उसके बजाय गणित में उसको पहले की बजाय 2 अंक अधिक मिल जाते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल जाते, तो उन अंकों का जो गुणनफल है वो 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए जो अंक है वो अपने को ज्ञात करने हैं। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना गणित में प्राप्त अंक कि शेफाली जो है उसने गणित में कितने अंक प्राप्त किए। गणित में प्राप्त अंक उसको हमने अक्स मान लिया और आपको पता है गणित तथा अंग्रेजी के अंकों का योग है, अंकों का योग वो 30 बताया गया है। हम पहले बता चुका हूं कि ये जो योग है इस योग में गणित के अंक भी शामिल है, अंग्रेजी के भी शामिल है। यदि इसमें से गणित के अंकों को घटा दिया जाए तो जो शेष बचेगा वो कौन होगा, अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक। तो हम लिख सकते हैं अतः अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक है वो कितने होंगे कि आपका जो योग है 30, इस योग में से गणित के अंकों को घटा दिया जाएगा। योग में गणित के अंक भी शामिल है, अंग्रेजी के अंक भी शामिल है। यदि गणित के अंकों को घटा दिया जाएगा योग में से तो जो भी ये बचेगा वो क्या होगा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक। पहला जो सेंटेंस था उसके अनुसार हम इतना काम कर पाएंगे, आप समझ गए होंगे। 2 सब्जेक्ट हैं, दोनों सब्जेक्टों में से गणित में प्राप्त अंकों को हमने मान लिया अक्स है, दोनों के अंकों का योग 30 दे रखा है। यदि 30 में से गणित के अंकों को घटा देंगे तो अंग्रेजी के बच जाएंगे। पहले सेंटेंस का काम कंप्लीट हो गया है। सेकंड जो सेंटेंस है उसमें बोला गया है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अब इसको ऐसे समझो, गणित में उसको पहले कितने अंक मिल रहे थे, अक्स मिल रहे थे। अब कह रहे हैं कि गणित में उसको 2 अंक अधिक, अधिक का मतलब जोड़ना है। पहले उसको अक्स मिल रहे थे और अब उसको अक्स प्लस 2 मिल जाते। साथ साथ में अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। अंग्रेजी में पहले कितने अंक मिल रहे थे, 30 माइनस अक्स। अंग्रेजी के अंक पहले ये थे, लिखा हुआ यहाँ अंग्रेजी में प्राप्त अंक। अब 3 अंक कम मिलने के लिए बोल रहा है, तो यदि 3 अंक कम मिल जाते, कम का मतलब घटा दो, तो ये जो अंक आ रहे हैं ये गणित में अंक हो गए, ये अंग्रेजी के अंक हो गए, इनका गुणनफल कितना हो जाता, 210। ये आपका सेकंड सेंटेंस हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ तक निर्धारित किया और जो आपका दूसरा सेंटेंस था उसके अनुसार हम ये समझ गए कि पहले गणित के अंक अक्स थे, यदि 2 अंक अधिक मिले होते तो उसके अंक कितने हो जाते, अक्स प्लस 2।
अंग्रेजी के अंक उसके 30 माइनस अक्स थे, लेकिन उसको कितने अंक कम मिलने के लिए बोल रहा है? 3 अंक। इसका मतलब 3 घटा दिया। इन अंकों का जो गुणनफल है वो आपका 210 है। ये बात हमें समझनी है और अब इसको थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेते हैं अपन। एक बार अक्स प्लस 2 को ऐसा ही रहने दो। ये जो 30 है, 30 में से 3 घट जाएगा, 27। 27 माइनस अक्स बराबर 210। अक्स को इन दोनों से गुणा करना है। अक्स को इन दोनों से गुणा करोगे तो क्या आएगा? देखो 27 अक्स माइनस अक्स स्क्वायर। 2 को फिर इन दोनों से गुणा करो, 2 को 27 से करेंगे तो ये हो गया 54, और 2 को जब यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 अक्स। इस 210 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में कुछ भी नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। इसके बाद देखिए बड़ी घात वाले पद को पहले लिख देते हैं। अक्स स्क्वायर माइनस का है तो ये माइनस का अक्स स्क्वायर, 2 अक्स माइनस का है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा देखो 27 अक्स जो है उसमें से ये 2 अक्स घट जाएगा तो ये 25 अक्स बच जाएंगे प्लस के अपने पास। ठीक है, तो ये हो गए 25 अक्स। यहाँ 54 प्लस के हैं और 210 माइनस के हैं, तो 210 में से अपने को 54 घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब 210 में से यदि अपन 54 को हटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर हमारे पास में 6, 5, 156 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 156। इसके बाद देखो समीकरण हमारे पास में बन चुका है, तो अब इस क्वेश्चन की अपने को आवश्यकता नहीं रहेगी। क्वेश्चन तो ये समीकरण बनाने के लिए ही लिखा गया था ताकि आराम से आप समझ पाएं। यहाँ आप देखेंगे कि प्रथम जो पद है उसमें ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है। यदि किसी समीकरण के प्रथम पद में ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है तो उसको अपने को चेंज करना है, हटाना है माइनस को, और हटाने का सिंपल तरीका है प्रत्येक पद का चिन्ह बदल दो। ये काम कब करना चाहिए अपने को? जब पहले वाले पद में माइनस का चिन्ह आ रहा हो तो ही करना है, अन्यथा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इनका सब का चिन्ह बदलेंगे तो ये जो अक्स स्क्वायर है ये तो बन जाएगा प्लस का, 25 अक्स है वो बन जाएंगे माइनस के, 156 जो अपने यहाँ ये 156 माइनस के थे, यहाँ भूल से प्लस लिखा गया, तो 156 वो माइनस के है वो किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे, और बराबर ये 0। इस प्रश्नावली में इनको हल करने के लिए हम लोग अपने पास में 2 तरीके हैं। गुणनखंड विधि है और उसके अलावा पूर्ण वर्ग या द्विघाती सूत्र से कर सकते हैं। यदि गुणनखंड संभव है तो आप इसको गुणनखंड से कर सकते हो। चलो गुणनखंड से करके बता रहा हूँ मैं आपको। अक्स स्क्वायर पहला पद ऐसा कैसा और 156 ये ऐसा कैसा। अब अपने 156 को और अक्स स्क्वायर को गुणा करके देखेंगे तो ये 156 अक्स स्क्वायर आएगा। कौन कौन सी 2 संख्याओं को गुणा करने पर 156 आता है ये अपने को चेक करना है, लेकिन ये बड़ी संख्या होने के कारण चेक करना थोड़ा मुश्किल है। तो आप क्या करेंगे? 156 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 का भाग लगाएंगे तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर जाएगा 13 का। 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो इसको तो अलग ले लो और बाकी को एक साथ गुणा करके पता करो। ये हो गए 2 दूनी 4, 7 ये 12, तो 12 और 13 को गुणा करने पर 156 तो आना ही है, क्योंकि हमने गुणनखंड किए हैं वो 156 किए हैं, तो गुणा में तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इनको जोड़ करके चेक करो या घटा करके चेक करो कि ये जो बीच में 25 आ रहा है वो मिलना चाहिए। और आपको पता है कि 12 और 13 को जोड़ने पर 25 आ रहा है, तो ये 12, इसमें हमने 13 को जोड़ दिया, कितना आ गया? 25। हमारा चर कौन सा आ रहा है? अक्स, तो सबके साथ अक्स लगा दो। प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि यदि यहाँ बीच में चिन्ह जो माइनस का आ जाए तो इनका चिन्ह बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों प्लस के हैं और उस माइनस के कारण इनका चिन्ह बदलेगा तो ये किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो आप क्या लिख सकते हो? माइनस के 12 अक्स और माइनस के 13 अक्स। अब 2 संख्याओं के ऐसे जोड़े बना लो। ठीक है, यहाँ से अपन अक्स कॉमन लेंगे, अक्स कॉमन लेंगे तो ये बचेगा अक्स माइनस 12 और यहाँ से 13 कॉमन आ जाएगा। और यदि ये पता नहीं चले कि क्या कॉमन आएगा तो इसको ऐसा कैसा लिख देना। ठीक है ना। अब देखो यहाँ अक्स है, यहाँ पर भी अक्स है,
ये तो दोनों सेम मिल गए, तो इस अक्स के आगे यहाँ क्या लिखा हुआ वही कॉमन आ जाएगा, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों जो ब्रैकेट हैं वो एक जैसे हैं, तो यहाँ से अक्स -12 फिर कॉमन आ जाएगा, और ये अक्स और -13 दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे। अब क्या होगा कि जो ये दोनों गुणनखंड अपने को प्राप्त हो गए हैं, इनके बराबर में हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे और वहाँ से अक्स की वैल्यू प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला अपने को गुणनखंड क्या मिल रहा है, अक्स -12, तो हम लिखेंगे यदि अक्स -12 बराबर 0, तो यहाँ से अक्स का मान आ गया 12, और अक्स -13 बराबर 0 लिखेंगे तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो अक्स के हमारे पास में 2 मान आ गए, अक्स के कितने मान आ गए, 2 आ गए। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब अक्स के मान आ गए, तो देखो हमने क्या माना था, गणित में प्राप्त अंकों को अक्स माना था। ठीक है, तो यदि गणित में मान लीजिए गणित में प्राप्त अंक है, यदि उसको हम अक्स की जगह 12 लिख दें, तो अंग्रेजी में कितना बचेगा, अंग्रेजी में लिखा हुआ 30 - अक्स, तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में हो जाएगा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 में से 12 घटा दो 18। ऐसा हो सकता है, या क्या हो सकता है, यदि गणित में प्राप्त अंकों को 13 मान लिया जाए, गणित में प्राप्त अंक है वो कितने हो जाए, 13, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने होंगे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंकों को हमने 30 - अक्स लिखा हुआ है, तो 30 में से 13 घटा दो, ये 17, तो 2 अपने पास में उत्तर हो जाएंगे। ये 2 संभावनाएं यहाँ पर है। ठीक है, शायद ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और अपन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। यदि क्वेश्चन हम लोगों को समझ में आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन है वो आप आराम से कर पाएंगे, आराम से आप उसको हल कर पाएंगे। चलिए एक बार आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो अपन देख लेते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक बार प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। इस पहले सेंटेंस में हमको क्या क्या समझ में आया कि आपका जो खेत है वो कैसा है, आयताकार। अब उसका जो विकर्ण है वो कितना होगा, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, तो ये बातें सब हम समझ जाएंगे। आप इसका सॉल्यूशन लिखने से पहले एक बार एक आयताकार से बना लें, क्योंकि डायग्राम का सहारा लेकर हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए ये आयताकार खेत है, इसमें कोई भी एक विकर्ण खींच देंगे। मान लीजिए हमने ये विकर्ण खींच दिया। अब समझते हैं,
आयताकार खेत का विकर्ण, ये विकर्ण छोटी भुजा, छोटी भुजा अपन किसको मानेंगे, देखो ये लंबाई मान ली, ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई है वो छोटी भुजा हो गई। तो इसमें छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, कौन है, विकर्ण। तो विकर्ण 60 मीटर अधिक लंबा तो है, लेकिन पहले ये पता करो कि छोटी भुजा कितनी है। छोटी भुजा को हमने अक्ष मान लिया। अब आपका जो विकर्ण है, यहाँ पढ़ के देखो विकर्ण कितना है, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा यदि अक्ष है तो और विकर्ण उसे 60 मीटर अधिक है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, अक्ष प्लस 60। छोटी भुजा तो अक्ष थी, हमने मान लिया इसको, और विकर्ण उससे 60 मीटर अधिक है तो अक्ष में 60 जोड़ दो, ये विकर्ण हो गया। आगे क्या कह रहा है, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कौन है, ये है बड़ी भुजा। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ये जो बड़ी भुजा है वो इस छोटी भुजा से, छोटी भुजा कितनी है, अक्ष, इससे 30 मीटर अधिक है। और अधिक जब भी बोला जाता है तो जोड़ दिया जाता है, अक्ष में 30 से जोड़ देंगे। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो अक्ष में 30 जोड़ने पर ये अपने को मिल जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब जानते हो कि इस आयत में 2 त्रिभुज बन गए, चाहे ये देखिए चाहे ये देखिए, दोनों ही समकोण त्रिभुज है। और एक बात ज़रूर समझ लीजिए कि यदि समकोण त्रिभुज में भुजाओं की कहीं न कहीं बात हो रही है तो ये क्लियर बात है कि हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना छोटी भुजा, छोटी भुजा है, उसको हमने क्या मान लिया भाई, अक्ष मीटर। तो इसका विकर्ण हमने कितना बना लिया, यहाँ से देख के लिख दो, अक्ष पर प्लस 60 मीटर। बड़ी भुजा को कितना लिखा हुआ है, बड़ी भुजा लिखी हुई अक्ष प्लस 30। ये तो केवल औपचारिकता है भाषा बनाने के लिए, बाकी सब चीज़ें अपन डायग्राम से देख सकते हैं। हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। डायग्राम में देखते जाओ और यहाँ पर मान लिखते जाओ। यहाँ पर ये जो विकर्ण है ये आयत का तो विकर्ण है, लेकिन इस समकोण त्रिभुज का कौन है, कर्ण। तो कर्ण की जगह हम लिखेंगे अक्ष प्लस 60, अक्ष प्लस 60, ये लो होल स्क्वायर, लंब ये रहा लंब, लंब की जगह लिखेंगे अक्ष, अक्ष स्क्वायर प्लस आधार, ये है आधार, अक्ष प्लस 30 का होल स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है भाई, एक बार फिर से समझ लीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हल कर दो। लिखने से पहले थोड़ा एक बार फिर समझ लो, a स्क्वायर, a इसको बोल रहे हैं ना पहली वाली संख्या को, तो पहली वाली संख्या का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab। अब 2ab देखो कितना आराम से लिखा जा रहा है, a और b को गुणा कर दो, फिर 2 से गुणा कर देना, 2ab बन जाएगा, प्लस b स्क्वायर, इस b का स्क्वायर। तो यहाँ इसको a माना जाएगा, a स्क्वायर का मतलब अक्ष का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab को ऐसे किया करो, पहले इन दोनों को गुणा कर लिया करो। 60 को जब अक्ष से गुणा करेंगे तो 60 अक्ष बनेगा, ये कौन बन गए, ab। अब 60 अक्ष को 2 से गुणा कर दो तो 2ab बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 अक्ष प्लस बी स्क्वायर का मतलब 60 का वर्ग करेंगे, और 60 का वर्ग होता है 3600 बराबर एक्स स्क्वायर है ही, प्लस यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग हल कर दो। अक्ष स्क्वायर जब 2ab करेंगे तो इनको गुणा करके फिर 2 से गुणा कर दो, तो इनको गुणा करने पर 30 अक्ष, 30 अक्ष को 2 से गुणा करेंगे तो 60 अक्ष, ये लीजिए 60 अक्ष बन गया। फिर इसके बाद में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 30 का वर्ग 900। पहले ये लिख दो, अक्ष स्क्वायर प्लस 120 अक्ष प्लस 3600। अब अपन एक काम करेंगे, इनको इधर सरल भी करते जाएंगे और इधर पक्षांतरण भी करते जाएंगे। अक्ष स्क्वायर और ये जो अक्ष स्क्वायर है, 2 अक्ष स्क्वायर हो गए प्लस के, लेकिन जब इधर पक्षांतरण हो जाएगा तो 2 अक्ष स्क्वायर किसके हो जाएंगे, माइनस के। 60 अक्ष प्लस का है,
लेकिन पक्षांतरण होने के बाद में माइनस का हो जाएगा। 900 भी प्लस का है, लेकिन ये भी पक्षांतरण होने के बाद माइनस का हो जाएगा। जब हमने इन सब का पक्षांतरण इधर कर दिया और बराबर के सामने कुछ बचा ही नहीं, तो क्या लिखा जाएगा? 0। अब देखो, ये जो अक्स स्क्वायर लिखा हुआ है वो प्लस का 1 है, और ये अक्स स्क्वायर है वो माइनस के 2 है। ये ज़्यादा है, तो माइनस 2 अक्स स्क्वायर में से 1 अक्स स्क्वायर कम होने पर कितना बचेगा? माइनस का 1 अक्स स्क्वायर। अब अक्स के पद देखो, 120 प्लस के 60 माइनस के हैं, तो 120 अक्स में से 60 अक्स कम कर दो तो 60 अक्स बचेंगे। ये 3600 प्लस के हैं, 900 माइनस के हैं, तो 3600 में से 900 यदि अपन घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 2700। कितना बचेगा? 2700। और मैं बता चुका हूँ, पहले वाले क्वेश्चन में हमारी बात हुई थी कि जब पहले पद में माइनस आ जाता है तो इसको हटाएंगे, और हटाने का तरीका क्या है? प्रत्येक पद का चिन्ह बदल दो, ठीक है, हट जाएगा। समीकरण हमारा ये बन चुका है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, तो बाकी अब इसकी खास ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम मिटा देते हैं ताकि आराम से हल कर पाएँ। तो देखिए यहाँ इनका चिन्ह बदल करके हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस का 60 अक्स हो जाएगा माइनस का 2700 जो है वो भी माइनस का हो जाएगा, और बराबर 0। अब यदि आपको लग रहा है कि मैं गुणनखंड इनके कर सकता हूँ आराम से, तो कर लें, लेकिन बड़ी संख्याओं के गुणनखंड को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए ज़रूरी नहीं है गुणनखंड से करें। हमारे पास में द्विघाती सूत्र हथियार है बहुत बड़ा। द्विघाती सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिससे किसी भी द्विघात समीकरण को आराम से हल किया जा सकता है। तो अपन बिना समय गंवाए फटाफट आप ABC का मान चेक करो पहले। तो A का मान क्या होगा भाई? A कौन होता है? अक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। B का मान कितना है? अक्स के गुणा में कौन आ रहा है? माइनस का 60, तो ये B हो गया। C का मान कितना है? माइनस का 2700। अब हम क्या करेंगे? द्विघाती सूत्र लिखेंगे। ये द्विघाती सूत्र क्या है? अक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बटे 2A माइनस, ये माइनस लिखा मैंने। अब देखेंगे B का मान। अब माइनस दोबारा 60 आ गई, तो ये माइनस का 60 लिखो, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब इसका वर्ग कर दो, और याद रखना वर्ग करने के बाद में संख्या हमेशा प्लस ही होती है, तो इस माइनस का कोई झंझट नहीं रहेगा वर्ग करने के बाद। और 60 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3600 माइनस 4 गुणा ए का मान 1 है, गुणा गुणा सी का मान माइनस 2700 है, तो यहाँ लिख दो माइनस का 2700 बटे 2A का मान 1 है। बड़ी संख्याओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को गुणा भाग जोड़ बाकी सब आता है, तो आराम से काम करेंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 60 प्लस के हो जाएंगे। ये 3600 है। इन सब को गुणा करेंगे तो उससे पहले ये देखना यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये माइनस पहले इस माइनस से गुणा होगा, तो क्या बनेगा? प्लस। 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 ही होगा, ठीक है। 4 को इस 27 से गुणा कर दो, 2 शून्य अपन बाद में लगा देंगे। 4 को 27 से गुणा करेंगे तो 108 आएगा, और ये 2 शून्य है ही, बटे 2 को 1 से गुणा करने पर 2, 60 प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? देखो 10,800 ये रहा, और 3600 ये रहा, कितना बनेगा? 14,400। ये लो 14,400, और इनका वर्गमूल निकालना बहुत आसान है। आपको पता है 144 12 का वर्ग होता है, 144 होता है ना 12 का वर्ग, इसका मतलब 144 का वर्गमूल तो 12 आएगा। अब रही बात इन 2 शून्यों की, तो वर्गमूल निकालते हैं तो जितने ही शून्य यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपके उत्तर में आधे शून्य लग जाएंगे, तो इसका वर्गमूल हो गया 12 144 का, और ये 2 शून्य हैं तो आधी शून्य हो जाएंगे, 1 शून्य लिखा जाएगा, तो 120 आ जाएगा इसका वर्गमूल। तो 60 प्लस माइनस 120 बटे 2।
अब एक बार आपको धनात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा, एक बार आपको ऋणात्मक चिन्ह। ठीक है, तो हम लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो अक्स बराबर देखो 60 प्लस, धनात्मक का मतलब प्लस लिखना है, बटे 2, ये हो गया 180, 180 में 2 का भाग लगा दो भाई 90, ये हो गया 90 मीटर। लेकिन यदि ऋणात्मक चिन्ह हम लेते हैं तो क्या स्थिति बनेगी, देखो अक्स बराबर 60 माइनस 120 बटे 2, 60 में से 120 घटाएंगे तो माइनस का 60 बचेगा, और माइनस 60 में 2 का भाग लगाएंगे तो माइनस का 30। और अक्स क्या चीज़ है, अक्स तो किसी भुजा की लंबाई है। अक्स हमने किसको माना था, किसी न किसी भुजा को माना था, और भुजा की लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, याद रखना। कुछ एक चीज़ें हैं, समय कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, धन कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो आ रहा है ये तो संभव है ही नहीं, संभव नहीं है, संभव नहीं है, तो आपका उत्तर ये होगा। अब आपको पूछा क्या गया था प्रश्न में ये पूछा खेत की भुजाएं, भुजा का मतलब लंबाई और चौड़ाई। एक को तो हमने अक्स मान रखा है यहाँ, तो अक्स का मान तो 90 हो गया। दूसरी भुजा को क्या लिखा हुआ है, अक्स प्लस 30, तो 90 में 30 जोड़ देना, 120 हो जाएगा। तो अंत में लिख देंगे आता है भुजाएं, आता है भुजाएं क्या क्या हो जाएंगी भाई आपकी, एक तो हो गई 90, दूसरी बड़ी भुजा को हमने अक्स प्लस 30 लिख रखा है, तो अक्स के मान में 30 जोड़ देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे आता है भुजाएं, आता है भुजाएं, अक्स का मान 90, तो एक 90 मीटर हो जाएगी, और एक था अक्स प्लस 30, तो अक्स की जगह तो 90 है ही, 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 मीटर। ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आराम से हमने इस प्रश्न को समझा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। आप हमारे वीडियोज़ के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। आपको यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस में या आने वाले प्रश्न में जैसे दिक्कत आए, तो आप हमारे वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में मैं उसके समाधान के लिए तत्पर रहूँगा, निश्चित रूप से आपके अपेक्षाओं पे खरा उतराऊँगा। चलो आज अपनी इस वीडियो में इतने ही डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।